नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी स्वप्न और सत्य। शिवानी जी की अन्य कहानियाँ आप हमारी प्लेलिस्ट से सुन सकते हैं। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसे पढ़कर तब अविश्वास ही हुआ था कि कहीं ऐसा भी होता है या संभव है कि नींद में देखी गई घटना जीवन में वास्तविकता बनकर घट जाए। किंतु फिर एक दिन स्वयं ही ऐसा स्वप्न देख लिया जो मेरे जीवन में अविस्मरणीय बन गया। मैं तब बेंगलोर में थी। एक रात आंख लगते ही मैंने वह विचित्र स्वप्न देखा कि मैं कहीं तेजी से जा रही हूँ। चारों ओर रेल की पटरियाँ ही पटरियाँ बिछी हुई हैं। उन्हें लांघती हुई मैं एक जंगल में पहुँचती ही हूँ कि गरज तरज के साथ वृष्टि आरंभ हो जाती है। अचानक एक कृशकाया लंबी सी सांवली युवती मेरा मार्ग अवरुद्ध कर खड़ी हो जाती है। वह मुंह से तो कुछ नहीं कहती, किंतु गोद में नवजात शिशु को लेकर मेरी ओर अग्रसर होती है। आश्चर्य से मैं नीली बेंगलोरी साड़ी में लिपटे उस गौरवर्ण शिशु को देखती रहती हूँ। चमकती बिजली में मुझे उस युवती का चेहरा एकदम स्पष्ट दिखने लगता है। उसका घोर कृष्णवर्ण रात्रि के गहन अंधकार में घुल मिल गया है। दोनों ओर छिदी नाक में 3-3 नगों की हीरे की 2 लौंगे झलझला रही हैं। लौंग लगी दक्षिणी रेशमी साड़ी की चौड़ी जरी, कमर पर कसी सोने की भारी करधनी और स्वयं उसके व्यक्तित्व की गरिमा उसके संभ्रांत कुल का परिचय दे रही है। उसके दोनों होठ कांप उठते हैं, किंतु सहसा वाणी की विवशता उसके काले कपोलों पर अश्रुधारा बनकर बिखर जाती है और फिर बिना कुछ कहे वह रोते शिशु को मेरे पैरों के पास रखकर तेजी से उसी अरण्य में विलीन हो जाती है। मैं चौंक कर जगी ही नहीं, स्वप्न की संभावना में ही पायताने पड़े उस शिशु को भी टटोलने लगी थी और फिर ठीक 1 महीने बाद वही स्वप्न मेरी आंखों पर उतर आया। किंतु इस बार मेरी पलकें बंद नहीं थी, न मुझ में इतना साहस ही था कि पैरों के पास पड़े उस परित्यक्त शिशु को फिर टटोल लूं। जीवन के कितने वसंत आए और चले गए, किंतु उस वसंत को मैं आज तक न भूल पाई हूँ और शायद कभी भूल भी न पाऊंगी। प्रौढ़ मेघाच्छन्न आकाश को देखकर भी मैं घर से निकल पड़ी थी। नित्य की संगनी चचेरी बहन मुन्ना को भी उस दिन साथ नहीं लिया। एक तो उस भुवन मोहिनी को साथ लेकर चलने में बीसियों बंदिशों का अंकुश सहना पड़ता था और मेरी वह बहन अपूर्व सुंदरी थी। साथ रहती तो माँ प्रायः ऐसे जनशून्य मार्ग से जाने का आदेश दे देती कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ही घंटों जग जाते। पुस्तकालय ठीक 7 बजे बंद हो जाता था और उन दिनों बेंगलुरु छावनी में उत्तरी मरकटमुखी ऑस्ट्रेलियन सेना की टुकड़ी के आतंक की भयावह कहानियां आए दिन सुनने को मिलती थी। किंतु बेंगलुरु के उस शांत भव्य पुस्तकालय में बैठकर अलभ्य विदेशी पत्रिकाएं पढ़ने का लोभ मैं स्वर्ण नहीं कर पाई और अकेले ही घर से चल पड़ी। शेषाद्रीपुरम में पुस्तकालय का एक शॉर्टकट मुझे विशेष रूप से प्रिय था। एक बड़ा सा बंजर मैदान पार कर आसपास बिछी रेल की पटरियों का रहस्यमय योग वियोग उचक उचक कर लांघते हुए रेस कोर्स तक की लंबी दूरी पल भर में कट जाती थी। मार्ग एकदम ही बीहड़ और सुनसान होने पर भी रेजिडेंट के प्रासौदोत्तम उत्तंग सौध की अबीरी छत दिखती ही रहती थी। उस विराट अहाते को घेरे संगीनधारी गारद को देख मैं नित्य निर्भय बढ़ी चली जाती थी। पुस्तकालय पहुंच पढ़ते पढ़ते कब संध्या घनीभूत हो गई मैं जान भी नहीं पाई। हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी थी। मेरी प्रिय पगडंडी का आह्वान उस हल्की बूंदाबांदी में और भी सआग्रह हो उठा और बगल में पुस्तक दबाए मैं तेज कदमों से चलने लगी। कुछ दूर गई थी कि बूंदाबांदी तेज झड़ी में बदल गई। अब तक इधर उधर तिर रहे मेघखंडों ने बड़ी कुटिलता से पैंतरा बदल एकाकार हो पूरा आकाश घेर लिया था। घटाटोप अंधकार किसी दुर्मुख दैत्य की भांति मुंह बाए बड़ी तेजी से मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा था। बार बार चमक रही बिजली के औदार्य से ही मैं उस बीहड़ मार्ग में से जूझती चली जा रही थी कि एकाएक एक सम्मिलित पग ध्वनि सुनकर ठिठक गई। ऊंचे स्वर की हंसी और भारी बूटों की पग ध्वनि सुनने में मैंने भूल नहीं की थी। निश्चय ही वह शहर में लौट रही फौजी टुकड़ी होगी। खून जम जाना किसे कहते हैं
इसका अनुभव मुझे जीवन में पहली बार हुआ। सम्मुख फैला बियाबान अरण्य, बड़ी दूर टिमटिमा रही सिग्नल की दम तोड़ती लाल हरी बत्तियां और कर्मशः निकट आ रही निर्मम विदेशी बूटों की पदध्वनि से घुली मिली मदमत हंसी। बिजली अभी भी उसी औदार्य से चमकती चली जा रही थी और साथ ही मदालास कंठों में से निकली उस गीत की गूंज। He is a jolly good fellow, he is a jolly good fellow, he is a jolly good fellow, and so is all of us. गीत मेरे और भी निकट आ गया। बगल की पुस्तक छाती से चिपकाए मैं एक नारंगी फूलों की छितरी झाड़ी के पीछे दुबक गई। यदि वह टुकड़ी उस झाड़ी के सामने से निकली और उसी क्षण कहीं बिजली चमकी तो निश्चय ही वे मुझे देख लेंगे। पटापट एक साथ फौजी कदम रखते झूमते गाते चले आ रहे थे। झाड़ी के पीछे छिपी मैं थर थर कांप रही थी। मुदगर सी एक सी टांगों की कवायद करते वे कदम पलक झपकते ही कब आगे बढ़ गए मैं जान भी ना पाई। इसी बीच बिजली भी चमकी, कड़ाक से कहीं दूर गिरी भी, पर उस झाड़ी ने अपने क्षीण कलेवर में मुझे किसी दुर्बल स्नेह वत्सला जननी की जीर्ण आंचल की भांति ढांप कर बचा लिया। और बिजली गिरते ही वर्षा का वेग तीव्रतर होता चला गया। मेरी साड़ी भीगकर शरीर से चिपक गई और भागना एक प्रकार से असंभव हो उठा। भीगी साड़ी को घुटनों तक समेटे मैं एक प्रकार से भागी चली जा रही थी कि किसी नन्हे कंठ के रुदन ने मुझे रोक दिया। इस वेगवती वर्षा में भला नवजात शिशु को लेकर कौन मूर्खा इस अरण्य में आ गई थी? कौन? मैंने पूछा। अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, पर फिर मुझे लगा ठीक मेरे पैरों के ही पास कोई उस रोते शिशु को लिटा गया है। कौन? कौन? मैंने फिर पूछा। इस बार उत्तर दिया आकाश की विद्युत वाही ने। दोनों नन्ही नन्ही मुट्ठियां कानों में सटाए नीली रेशमी गठरी में लिपटा वह नग्न शिशु फेफड़े फाड़कर चीख रहा था। बिजली फिर चमकी और उस नन्हे अतिथि के विदेशी गौण वर्ण और नीलोत्पल त्रिलोचन द्वय की झलक दिखाकर मुझे तृप्त कर गई। ओह, ऐसा ही तो शिशु सपने में भी मैंने देखा था। अविकल यही कंचन वर्ण और नीली आंखें। तब क्या वह फौजी टुकड़ी ही उसे यह छोड़ने आई थी, या मेरे स्वप्न की वह उदास युवती जननी? मैं वहीं बैठकर उसे गोद में उठाने लगी तो छिपकली सी फिसलती बाह का स्पर्श मुझे सहमा गया। तब उस फिसलते मखनी स्पर्श को पहचानने को मेरी वह नहीं थी। कुछ वर्षों पश्चात जब स्वयं माँ बनी तभी उस स्पर्श का रहस्य समझी। वह फिसलन पृथ्वी पर सद्य अवतरित शिशु की फिसलन थी, किंतु ऐसे गुलगोथने शिशु को कौन पाशानी ऐसे छोड़ गई होगी? जी में आया उसे गोद में उठा लूं और भागकर घर चली जाऊं, किंतु उसी क्षण एक और आशंका त्रस्त कर उठी। नारी जन्म की विवशता। भुजंगनी ने पहली बार मुझे डसा। मैं इसे घर ले गई तो घर वाले क्या मेरी संवेदनशीलता को प्रश्रय देंगे? बहुत पहले एक बार मैं ऐसे ही एक सड़क पर पड़े देशी कुत्ते के पिल्ले को घर ले गई और कितनी फटकार पड़ी थी। आंखें भी नहीं खुली है, कौन पालेगा इसे? माँ ने कहा था। पर फिर भी मैंने रुई के फाहे से दूध पिला पिलाकर उसे पाल लिया था। किंतु कुत्ते के पिल्ले को पालना कितना सहज है और मनुष्य के दूध मुँहे को पालना कितना कठिन। श्वान शिशु का कुल गोत्र समाज नहीं मांगता। उसके जनक का परिचय उसके जीवन के लिए अनिवार्य नहीं होता, किंतु मानव शिशु के जनक का अभिमान उसके प्रत्येक श्वास के लिए अनिवार्य होता है। और फिर कहीं किसी ने इस जंगल में नीली साड़ी में लिपटे इस चीखते शिशु के साथ मुझे पकड़ लिया, तब मेरे स्वार्थ ने मेरे उन मुट्ठी भर 17 वर्षों के बावजूद मुझे सहसा चिंतनशीला प्रौढ़ा बना दिया। मैं उठी और उसे वहीं छोड़ तेजी से आगे बढ़ गई। वर्षा में भीगते, बिजली की कड़क को चीरते उस असहाय नग्न शिशु का हृदय द्रावी क्रंदन मेरी पीठ में सहस्र भाले भोंकता मेरा पीछा करने लगा। गिरती पड़ती हाँफती घर पहुंची तो पूरे परिवार ने मेरी धज्जियां उड़ा दी। मूर्ख लड़की, थोड़ी देर और होती तो थाने में खबर दे देनी पड़ती। शहर में गोरों का कितना आतंक है, जानती नहीं क्या? ऐसी वर्षा में भला कोई घर से निकलता है? मैं कैसे कहती कि ऐसी वर्षा में मैं ही नहीं एक और भी घर से निकला है।
मैं तो दिन की भूली सांझ को घर लौट भी आई, पर वह शायद कभी नहीं लौट पाएगा। फिर कई दिनों तक मैंने स्थानीय समाचार पत्र की पंक्तियां चाट कर रख दी थी, किंतु मुझे बियाबान में पड़े वर्षा में भीगते किसी भी लावारिस शिशु का समाचार नहीं मिला। कई बार अपने आप को आश्वासन देने की व्यर्थ चेष्टा की। क्या पता अंत तक स्वयं उस अभागी जननी का विवेक जागृत हो गया हो और उसे ले गई हो। बिल्ली भी तो कभी कभी अपने परित्यक्त बच्चे को फिर मुंह में दबाकर उठा ले जाती है, या उसी पथ से जा रही किसी संतानहीन दयालु पथिक का ही पुत्र बन गया हो। किंतु अंतरात्मा को छलना क्या इतना सहज है? अभी भी जब स्वप्न दृष्टा मैलान मुखी युवती की करुण आंखों का स्मरण हो आता है तो मैं तिलमिला उठती हूँ। उस असहाय काली बाहों में पड़े उस गौरवर्ण शिशु को क्या मैं स्वप्न रूप में आज तक स्वीकार कर पाई हूँ?